2008 में 72 अरब रुपए की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाला एक आदमी आखिर कुछ ही सालों में कर्ज में कैसे डूब गया। और उससे भी बड़ा सवाल, देश की 17 बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए लेकर वो लंदन कैसे भाग गया, वो भी बिना किसी को भनक लगे। हम बात कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की, जिसकी लाइफ कभी लग्जरी, पार्टियों और शानो शौकत की पहचान थी, लेकिन बाद में वही आदमी भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में शामिल हो गया। विजय माल्या की कहानी समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। साल 1915 जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, उस दौर में कई छोटी बड़ी बियर कंपनियां ब्रिटिश सैनिकों के लिए बियर बनाती थी। तभी थॉमस नाम के एक बिजनेसमैन ने इन कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप। इन सारी हलचलों पर एक शख्स की पैनी नजर थी, जिसका नाम था विट्ठल माल्या। उन्होंने कंपनी की पूरी जानकारी जुटा ली थी और समझ गए थे कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना आगे चलकर बड़ा मुनाफा दे सकता है। जब बाकी लोग इस कंपनी के शेयर खरीदने से बच रहे थे, तब विट्ठल माल्या लगातार शेयर खरीदते गए। देखते ही देखते वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। फिर आया साल 1947, जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे। उस समय तक यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के ज्यादातर शेयर विट्ठल माल्या के पास आ चुके थे, इसलिए कंपनी की कमान उन्हें सौंप दी गई। उस वक्त उनकी एज सिर्फ 22 साल थी। विट्ठल माल्या की लीडरशिप में कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी और बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। फिर साल 1951 में उन्होंने मैकडॉवेल को भी अक्वायर कर लिया। इसके बाद विट्ठल माल्या ने किसान, कैडबरी इंडिया, बर्जर पेंट्स, हिंदुस्तान पॉलीमर्स, मैंगलोर फर्टिलाइजर्स और ब्रिटिश पेंट्स जैसी कंपनियों की कमान संभाली। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी घाटे में डूबी कंपनियों को फिर से खड़ा करना। इसी दौरान विट्ठल माल्या ने ललिता रामैया से शादी की। फिर 18 दिसंबर 1955 को उनके घर बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया विजय माल्या। साल 1981 तक विट्ठल माल्या के बिजनेस साम्राज्य में 10 ब्रूअरीज, 14 डिस्टिलरी और प्रोसेस्ड फूड समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हो चुकी थी। विजय माल्या का बचपन भी बेहद शाही अंदाज में बीता। जिस दौर में बैटरी वाली खिलौना कारें बच्चों के लिए सिर्फ एक सपना थी, उस समय विजय माल्या के पास वो हकीकत में मौजूद थी। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उनके पास स्टैंडर्ड हेराल्ड जैसी शानदार कार भी थी। भविष्य में बिजनेस की कमान विजय माल्या को सौंपने के लिए विट्ठल माल्या ने उन्हें बचपन से ही तैयार करना शुरू कर दिया था। साल 1970 में उन्होंने विजय माल्या को अमेरिका भेजा, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की पढ़ाई की। इसी दौरान उनकी इंटर्नशिप भी शुरू हो गई। भारत लौटते ही विजय माल्या ने यूबी ग्रुप के कामकाज को करीब से समझना शुरू किया। बदलाव की शुरुआत उन्होंने कंपनी के मैनेजमेंट से की। पहले सभी मैनेजर सीधे विट्ठल माल्या को रिपोर्ट करते थे, लेकिन विजय माल्या ने एक नया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर तैयार किया, जिससे कंपनी का पूरा सिस्टम ज्यादा प्रोफेशनल और स्मूथ हो गया। फिर साल 1977 में एक ऐसी घटना हुई जिसने यूबी ग्रुप के लिए टर्निंग पॉइंट का काम किया। उस समय देश में नई सरकार बनी और पूरे भारत में शराब पर बैन लगा दिया गया। चूंकि यूबी ग्रुप का मुख्य कारोबार शराब पर ही निर्भर था, इसलिए पूरी शराब इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित होने लगी। हालात ऐसी हो गई कि कई शराब कंपनियां बेहद सस्ते दामों में बिकने लगी, लेकिन विट्ठल माल्या को भरोसा था कि भारत जैसे देश में शराब पर लंबे समय तक बैन टिक सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा शराब बनाने वाली कंपनियां जैसे कि प्रीमियर, जुपिटर, पंजाब और इंडो लोवेन ब्राउ को अक्वायर कर लिया। कुछ समय बाद वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। सरकार ने शराबबंदी हटा दी। इसके बाद यूबी ग्रुप का दबदबा शराब इंडस्ट्री में और भी मजबूत हो गया। मोहन मियाकिन ब्रूअरीज को टक्कर देने के लिए विजय माल्या ने 1978 में नए लोगों और नई पहचान के साथ किंगफिशर को दोबारा लॉन्च किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। फिर साल 1983 में एक बड़ा झटका लगा। विजय माल्या काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क गए हुए थे। तभी एक पार्टी के दौरान विट्ठल माल्या को हार्ट अटैक आया और सिर्फ 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। विट्ठल माल्या की मौत के बाद यूबी ग्रुप के कई बड़े अधिकारी खुद को चेयरमैन के रूप में देखने लगे थे, लेकिन आखिरकार बहुमत के साथ विजय माल्या ही यूबी ग्रुप के नए चेयरमैन बने। उस समय कंपनी का टर्नओवर करीब 350 करोड़ रुपए और वैल्यूएशन लगभग 40 करोड़ रुपए थी। चेयरमैन बनने के बाद विजय माल्या को समझ आ गया था कि कंपनी का असली मुनाफा शराब के कारोबार से ही आता है, इसलिए उन्होंने पूरा फोकस उसी पर करना शुरू किया। उन्होंने जिन की बजाय विस्की सेगमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया और रॉयल रिजर्व व स्प्लेंडर जैसे नए ब्रांड लॉन्च किए। हालांकि ये दोनों ब्रांड बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि विजय माल्या को ग्रुप की कमान छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने किंगफिशर बियर में बड़े बदलाव किए। उस दौर में शराब कंपनियों के लिए कांच की बोतलें बड़ा खर्च होती थी, इसलिए विजय माल्या बियर को कैन में लेकर आए।
इसके अलावा उस समय किंगफिशर में करीब 4% अल्कोहल होता था, जबकि लगभग उसी कीमत में मिलने वाली विस्की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। इसे समझते हुए विजय माल्या ने 8% अल्कोहल वाली बियर लॉन्च की। इसका असर जबरदस्त रहा। किंगफिशर की डिमांड तेजी से बढ़ी और आखिरकार उसने मोहन मियाकिन को पीछे छोड़ दिया। इसी दौरान एक फ्लाइट यात्रा में विजय माल्या की मुलाकात एयर होस्टेस समीरा त्याबजी से हुई और दोनों को प्यार हो गया। बाद में उन्होंने शादी कर ली। 7 मई 1987 को उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या का जन्म हुआ, लेकिन उसी साल दोनों का तलाक भी हो गया। इसके बाद अगले कुछ ही सालों में विजय माल्या ने किंगफिशर को देश का नंबर 1 बियर ब्रांड बना दिया। दरअसल भारत में शराब के विज्ञापनों पर बैन था, इसलिए विजय माल्या एक नया तरीका लेकर आए, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। उन्होंने किंगफिशर बियर की जगह किंगफिशर सोडा और पानी की बोतलें लॉन्च की और उन्हीं के विज्ञापन चलाने लगे। धीरे धीरे हर जगह किंगफिशर ब्रांड का इस्तेमाल होने लगा, यहाँ तक कि उन्होंने अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रख दिया। इसके बाद उन्होंने मशहूर किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर लॉन्च किया। इस कैलेंडर की मॉडल्स विजय माल्या खुद चुनते थे। कहा जाता है कि कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसी कई अभिनेत्रियों को शुरुआती पहचान इसी कैलेंडर से मिली थी। यही नहीं, विजय माल्या ने भारत में फॉर्मूला 1 को भी प्रमोट किया और इसे ग्लैमर व बिजनेस से जोड़ दिया। जब विजय माल्या ने यूबी ग्रुप की कमान संभाली थी, तब कंपनी की वैल्यूएशन करीब 40 करोड़ रुपए थी। आगे चलकर यही वैल्यूएशन बढ़कर लगभग 6000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन शराब का कारोबार सिर्फ मुनाफे से नहीं चलता, उसमें सरकार का सपोर्ट भी बेहद जरूरी होता है। इस बात को समझते हुए विजय माल्या ने साल 2002 में राजनीति में कदम रखा और कर्नाटक से जनता दल और कांग्रेस के समर्थन से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा सदस्य चुने गए। साल 2005 में विजय माल्या का बेटा सिद्धार्थ 18 साल का होने वाला था और विजय माल्या उसे गिफ्ट के तौर पर किंगफिशर एयरलाइंस देना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने बिना किसी लोन के 10 एयरबस A320 और 3 A319 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया। इसके लिए उन्होंने करीब 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई। लॉन्च होते ही किंगफिशर एयरलाइंस अपनी लग्जरी सर्विस और शानदार एक्सपीरियंस के लिए चर्चा में आ गई। लेकिन इतनी लोकप्रियता के बावजूद कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही थी। इसके बाद भी विजय माल्या ने बिना लोन लिए कई नए विमान खरीदे। उसी समय एयर डेक्कन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही थी, क्योंकि उसकी टिकटें काफी सस्ती थीं। लोग लग्जरी से ज्यादा कम किराए को महत्व दे रहे थे, इसलिए बड़ी संख्या में यात्री किंगफिशर की बजाय एयर डेक्कन को चुनने लगे। फिर साल 2007 में विजय माल्या ने एयर डेक्कन को ही खरीद लिया। बाद में उसका नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया गया, लेकिन एक्वायर के बाद टिकटों के दाम बढ़ा दिए गए और एयरलाइन को लग्जरी इमेज देने की कोशिश की गई। इसका नतीजा उल्टा पड़ा। लोग फिर से उन एयरलाइंस की तरफ लौटने लगे जो सस्ती टिकटें दे रही थी और इसी के साथ किंगफिशर एयरलाइंस मुनाफे से लगातार दूर होती चली गई। इसके बाद विजय माल्या ने बैंकों से लोन लेना शुरू किया। इसके लिए कई बैंकों का एक कंसोर्टियम बनाया गया, जिसमें एक बैंक मुख्य भूमिका निभाती है और बाकी बैंक मिलकर लोन देती हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य बैंक थी और उसके साथ 17 अन्य बैंकों का कंसोर्टियम बनाया गया। इसी दौरान विजय माल्या ने IDBI बैंक से करीब 900 करोड़ रुपए का लोन लिया। कहा जाता है कि ये लोन मंजूर करने के लिए रविवार के दिन भी बैंक खोली गई, जबकि उस दिन बैंक आमतौर पर बंद रहती हैं। फिर साल 2008 में किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू की। इसी साल विजय माल्या ने करीब 446 करोड़ रुपए में RCB टीम भी खरीदी, लेकिन इसके बाद ग्लोबल रिसेशन आ गया। इसके बावजूद विजय माल्या रुके नहीं और साल 2009-2010 के दौरान उन्होंने और नए विमान खरीद लिए। साल 2010 में वे बीजेपी और जनता दल के समर्थन से दोबारा राज्यसभा सांसद बने। हालांकि आलोचकों का कहना था कि सांसद के तौर पर उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा। सांसद बनने के बाद उन्होंने फिर करीब 1600 करोड़ रुपए का नया लोन लिया। धीरे धीरे उनका कुल खर्च बढ़कर लगभग 9000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आमतौर पर इतनी बड़ी लोन के लिए बैंकों को मजबूत सिक्योरिटी चाहिए होती है, लेकिन विजय माल्या के मामले में कई सवाल उठे कि उन्हें इतनी आसानी से लोन कैसे मिलती रही। उधर रिसेशन के कारण तेल की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी। बकाया भुगतान न मिलने पर कुछ कंपनियों ने किंगफिशर एयरलाइंस को तेल देने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ ने एडवांस पेमेंट की शर्त रख दी। यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स ने भी लैंडिंग चार्ज पहले से लेना शुरू कर दिया। हालात इतने खराब हो चुके थे कि वेंडर्स को दिए गए चेक भी बाउंस होने लगे। इसके बाद कई वेंडर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने कर्मचारियों की सैलरी तक रोक दी। लेकिन इन सब के बावजूद विजय माल्या की लग्जरी लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आई। उनके जन्मदिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बुलाए जाते,
किंगफिशर कैलेंडर और स्पोर्ट्स इवेंट्स पर भी जमकर पैसा बहाया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ बैंक की किश्तें लगातार बकाया थीं। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तब पता चला कि विजय माल्या ने करीब 35 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। फिर दिसंबर 2011 में खुलासा हुआ कि किंगफिशर एयरलाइंस ने पिछले 2 सालों से टैक्स तक जमा नहीं किया था। इसके बाद बैंकों ने कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित कर दिया। आगे जांच में यह भी सामने आया कि बैंक किंगफिशर की तथाकथित ब्रांड वैल्यू के आधार पर लोन दे रहे थे। समस्या ये थी कि किसी भी ब्रांड की असली वैल्यू तय करना आसान नहीं होता। सरकारी आंकलन में किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू करीब 160 करोड़ रुपए निकली, जबकि एक ऑडिट फर्म ने इसकी वैल्यू लगभग 4100 करोड़ रुपए बताई थी। लेकिन जब बैंकों ने किंगफिशर ब्रांड को बेचकर पैसा वसूलने की कोशिश की तब उसे खरीदने कोई सामने नहीं आया। आखिरकार फरवरी 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एयरलाइन का लाइसेंस भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही किंगफिशर एयरलाइंस की सभी उड़ानें पूरी तरह बंद हो गईं और हजारों कर्मचारी बेरोजगार होकर सड़कों पर आ गए। लेकिन इन सब के बाद भी विजय माल्या अक्सर आलीशान पार्टियों और लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ नजर आते रहे। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि 16 अक्टूबर 2015 को सीबीआई ने विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। इसमें साफ लिखा था कि अगर विजय माल्या किसी भी एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर दिखे तो उन्हें तुरंत रोका जाए और सीबीआई को सूचना दी जाए। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद 24 नवंबर 2015 को सीबीआई की तरफ से दूसरी नोटिस जारी होती है और यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। नई नोटिस में कहा गया कि विजय माल्या को रोकना नहीं है, सिर्फ उनसे पूछना है कि वो कहां जा रहे हैं और उनकी लोकेशन की जानकारी सीबीआई को देनी है। पहली नोटिस में साफ कहा गया था कि विजय माल्या को हर हाल में रोका जाए, जबकि दूसरी नोटिस में उन्हें जाने देने का रास्ता खोल दिया गया। इसी लूप होल का फायदा उठाकर 2 मार्च 2016 को विजय माल्या बिना किसी परेशानी के भारत छोड़कर लंदन भाग गया। साल 2018 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट में दावा किया कि विजय माल्या के खिलाफ बेहद सख्त लुकआउट नोटिस जारी हुई थी ताकि वो किसी भी कीमत पर देश न छोड़ पाए। लेकिन दिल्ली में उनकी मुलाकात किसी ऐसे पावरफुल शख्स से हुई जिसने इस नोटिस को बिना धार की तलवार बनाकर रख दिया। 1 मार्च 2016 को सभी बैंक अटॉर्नी जनरल और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से मिले और मांग की कि विजय माल्या का पासपोर्ट जब्त किया जाए, क्योंकि उन्हें शक था कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 3 मार्च 2016 तय की। लेकिन इसी बीच विजय माल्या 1 मार्च को संसद पहुंचे और अगले ही दिन यानी 2 मार्च 2016 को दिल्ली एयरपोर्ट से जेट एयरवेज की फ्लाइट पकड़कर 55 सूटकेस और एक महिला मित्र के साथ लंदन रवाना हो गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विजय माल्या से संपर्क करने की कई कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि भारत और यूके के बीच हुई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की वजह से उम्मीद बाकी थी। इस संधि के तहत अगर किसी देश का आरोपी दूसरे देश में पाया जाता है तो कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे वापस सौंपा जा सकता है। इसी आधार पर साल 2017 में ब्रिटिश अधिकारियों ने विजय माल्या को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बाद में उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। आज भी यूके में भारतीय बैंक इस केस को लड़ रहे हैं। वहीं विजय माल्या लगातार ब्याज और जुर्माने में राहत की मांग करते रहे हैं। समय समय पर उन्हें भारत लाने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन हर बार कानूनी दांव-पेंच और उनके वकीलों की रणनीति उन्हें राहत दिला देती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।